JS एजुकेशन ऑनलाइन चैनल पर मैं जितेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा के प्रकार। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जानते हैं शिक्षा के प्रकार। शिक्षा के प्रकार को हम व्यवस्था की दृष्टि से 3 रूपों में बांट सकते हैं। नंबर 1 औपचारिक शिक्षा, नंबर 2 अनौपचारिक शिक्षा, नंबर 3 निरौपचारिक शिक्षा। सबसे पहला आता है आपका औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा क्या होती है जानते हैं। वह शिक्षा जो विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में चलती है औपचारिक शिक्षा कही जाती है। इस शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यचर्या और शिक्षण विधि सभी निश्चित होते हैं। यह योजनाबद्ध होती है और इसकी योजना बड़ी कठोर होती है। इसमें सीखने वाले को विद्यालय, महाविद्यालय अथवा विद्यालय की समय सारणी के अनुसार कार्य करना होता है। इसमें परीक्षा लेने और प्रमाण पत्र प्रदान करने की व्यवस्था होती है। इस शिक्षा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। यह व्यक्ति में ज्ञान और कौशल का विकास करती है और उसे किसी व्यवसाय अथवा उद्योग के लिए योग्य बनाती है। परंतु यह शिक्षा बड़ी व्यय साध्य होती है। इससे धन, समय, ऊर्जा सभी अधिक व्यय करने पड़ते हैं। कहने का मतलब यह है कि औपचारिक का मतलब होता है कि हर चीज़ इसमें सिस्टेमेटिक ढंग से होती है, हर चीज़ निश्चित होती है। तो इसमें क्या होता है कि ये किसी एक निश्चित संस्था में यानी विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में ली जाती है और इस शिक्षा के एक निश्चित उद्देश्य होता है। उसका एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है और उस पाठ्यक्रम की एक निश्चित अवधि होती है। तो इसमें हर चीज़ निश्चित होती है, अवधि निश्चित होती है, पाठ्यक्रम निश्चित होता है, हम क्या सीख रहे हैं, उद्देश्य निश्चित होते हैं। तो इस शिक्षा के अंतर्गत हर चीज़ जो है एक सिस्टमेटिक और एक सुनियोजित और एक उद्देश्य से बनाई जाती है और जिसको हम जो है किसी संस्था, किसी विद्यालय में प्रशिक्षण मतलब प्रशिक्षित जो वहाँ पर जो अधिकारी हैं, जहाँ वहाँ पर टीचर हैं, उनके माध्यम से इस शिक्षा को हम प्राप्त करते हैं। तो औपचारिक शिक्षा क्या हुई, जो किसी विद्यालय, महाविद्यालय में हम निश्चित समय में, निश्चित पाठ्यक्रम के तहत, निश्चित उद्देश्य के लिए करते हैं और निश्चित शिक्षण विधियों का इसमें यूज किया जाता है। तो ये हमारी हुई औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा के बाद जो है हमारा आता है इसमें औपचारिक साधनों का अर्थ, यानी जो हम जिन साधनों के माध्यम से औपचारिक शिक्षा प्राप्त करते हैं उन साधनों के बारे में जिक्र करते हैं। यहाँ पर शिक्षा के औपचारिक साधनों के अंतर्गत वे संस्थाएँ आती हैं जिनके द्वारा किसी पूर्ण निश्चित योजना के अनुसार बालक को नियंत्रित वातावरण में रखते हुए शिक्षा के संकुचित अथवा निश्चित उद्देश्य को प्राप्त किया जाता है। शिक्षा के औपचारिक साधनों का संपूर्ण वातावरण नियंत्रित होता है। इसके कार्य करने का स्थान तथा समय भी निश्चित होता है। इनकी देखभाल प्रशिक्षित व्यक्ति करते हैं। कहने का मतलब ये है जो हमारे कोई निश्चित जो कोई विशेष शिक्षा है संघ, तो उस शिक्षा का जो है हमें किसी उद्देश्य है, हमारा जो मान लीजिए हमें DLED करना है तो एक निश्चित जो है एक संकुचित क्षेत्र है कि हमें सिर्फ DLED की पढ़ाई करनी है और किस संस्था में करनी है वो भी एक निश्चित है और कितनी उसकी अवधि होगी और उसकी एक जो है एक निश्चित योजना होगी और उसे जो है उसी के तरीके के प्रशिक्षित लोगों के देखभाल में उस संस्था में उस शिक्षा को ग्रहण किया जाएगा। तो इसके जो सारे साधन होते हैं वो भी निश्चित होते हैं और जो है स्पेशल होते हैं। हर शिक्षा के लिए अलग संस्थाएं और अलग जो है प्रशिक्षित लोग होते हैं। तो ये जो है आपके औपचारिक साधन हुए। इसके अलावा औपचारिक साधनों के गुण, औपचारिक साधनों द्वारा सांस्कृतिक संरक्षण, सुधार तथा हस्तांतरण यानी हस्तांतरण ट्रांसफ़र होता है। इस प्रकार इन साधनों का सबसे बड़ा गुण यह है कि इनके द्वारा मानव समाज के उन अनुभवों तथा गुणों का निश्चित समय में प्राप्त किया जा सकता है जो अन्य साधनों के द्वारा असंभव है। कहने का मतलब यह है जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे सांस्कृतिक संरक्षण है, यानी हमारे जो विचार हैं, जो हमारी प्राचीन काल से जो पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी में हम जो है भेजते हैं, तो हम जो है औपचारिक शिक्षा के माध्यम से उनका हस्तांतरण करते हैं या उनमें कोई सुधार करते हैं तो हम एक औपचारिक शिक्षा के माध्यम से ही करते हैं। कि जैसे कि हम बड़ों के पैर छूते हैं या हम बड़ों का सम्मान करते हैं, तो ये हमारे प्राचीन काल से चला आ रहा है। तो हम ये अपनी शिक्षा के जो हमारे औपचारिक शिक्षा है उसके माध्यम से आगे जो है अगली पीढ़ियों में हस्तांतरण करते रहते हैं। और जो भी हमारे पुरानी पीढ़ी के या जो गुण हैं या जो अनुभव हैं उन्हें जो है
हम अगली पीढ़ी में भेजते हैं तो उनकी जो है हम एक औपचारिक शिक्षा के माध्यम से ही उन्हें भेज सकते हैं। तो औपचारिक शिक्षा के बारे में हमने जाना कि जो निश्चित समय में निश्चित उद्देश्य के लिए निश्चित पाठ्यक्रम द्वारा निश्चित संस्था में दी जाती है, तो वो क्या होती है, एक औपचारिक शिक्षा होती है। इसमें सब चीज़ें औपचारिक होती हैं। इसमें एक परीक्षा प्रणाली होती है, वो भी एक फिक्स होती है। आपका परिणाम आता है, आपको परिणाम जो मूल्यांकन पास फेल का एक परिणाम का एक आपको प्रमाण पत्र मिलता है। तो इस तरीके ये जो है सब चीज़ें औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती हैं। औपचारिक शिक्षा के बाद आता है आपका नंबर 2 अनौपचारिक शिक्षा, यानी कि इनफॉर्मल एजुकेशन। वह शिक्षा जिसकी कोई योजना नहीं बनाई जाती, जिसका न उद्देश्य निश्चित होता है, न पाठ्याचार्य और न शिक्षण विधियाँ, और जो आस्किमिक रूप से सदैव चलती रहती हैं, उसे औपचारिक शिक्षा कहते हैं। यह शिक्षा मनुष्य के जीवन भर चलती रहती है और इसका उस पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। मनुष्य जीवन के प्रत्येक क्षण में इस शिक्षा को लेता रहता है। प्रत्येक क्षण वह अपने संपर्क में आए व्यक्ति व वातावरण से सीखता रहता है। बच्चे की प्रथम शिक्षा अनौपचारिक वातावरण में घर में रहकर ही पूरी होती है। जब वह विद्यालय में औपचारिक शिक्षा ग्रहण करने आता है तो वह एक व्यक्तित्व के साथ आता है जो कि उनकी अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त का प्रतिफल होता है। कहने का मतलब ये है कि अनौपचारिक शिक्षा का ना हम कोई उद्देश्य होता है हमारी, ना ही कोई उसकी ऐसा कि पाठ्य योजना होती है, ना कोई शिक्षण विधि होती है, ना उसका कोई टाइम होता है कि किस समय कौन सी शिक्षा ली जाएगी। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि हम पूरी ज़िंदगी भर इसमें जो है ये हमारी अनौपचारिक शिक्षा चलती रहती है। जैसे कि हम देखते हैं कुछ भी कि हमने कुछ देखा अचानक, कि हमने देखा कि बड़े जो हैं, बड़ों का हम कैसे पैर छू के आदर करते हैं या किस प्रकार हम भोजन करते हैं, तो बच्चा उन्हें देख के सीख गया। या हमने कहीं पर देखा कि यहाँ पर लोग जो हैं किस तरीके से खेती कर रहे हैं, किस तरीके से कौन सा कार्य कर रहे हैं, तो हमने अचानक कहीं भी किसी भी समय कुछ भी सीख लिया कि हमारा कोई उद्देश्य नहीं था उस चीज़ को सीखने का, लेकिन हम जा रहे हैं किसी खेल के मैदान में, किसी बच्चे से कोई चीज़ सीख ली। मतलब हम जन्म भर, मतलब कि जन्म से लेकर मृत्यु तक किसी भी क्षण कभी भी कहीं भी बिना किसी उद्देश्य के अचानक कोई भी चीज़ सीख लेते हैं या मतलब कोई भी चीज़ हम जो है ग्रहण कर लेते हैं। तो ये क्या हुई, या हमें कोई निश्चित हमारी शिक्षण विधि नहीं होती, ना कोई हमारी निश्चित योजना होती। हम जब कभी भी कोई ऐसी शिक्षा प्राप्त करते हैं तो वो एक अनौपचारिक शिक्षा होती है। इसमें हमें कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता, इसकी ना कोई अवधि होती सीखने की, ना कोई उम्र होती है। तो ये सब चीज़ें क्या हुई, अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से हम इस चीज़ शिक्षा को लेते हैं। तो अनौपचारिक शिक्षा हुई, औपचारिक शिक्षा हुई, उसके बाद आपकी आती है तीसरी शिक्षा, जो 3 प्रकार हैं उसमें। उससे पहले हम देखते हैं जो औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा है, इसके अंतर के बारे में काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। इन पॉइंटों पर हम यहाँ पर एक नज़र डालते हैं। औपचारिक शिक्षा का उद्देश्य सामान्य तथा आदर्शात्मक होता है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य वास्तविक, विशिष्ट तथा समयानुसार होता है। कहने का मतलब यह है कि औपचारिक शिक्षा का उद्देश्य जो है, जो औपचारिक शिक्षा जो हम स्कूल में लेते हैं, उसका उद्देश्य एक सामान्य होता है कि हमें क्या सीखना है, और उसका एक आदर्श होता है कि किस तरीके से सीखना है। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है, वास्तविक होती है कि वास्तविक में हमें किसी चीज़ की आवश्यकता हुई, हमने वो चीज़ सीख ली, हमारा उद्देश्य तुरंत बना कि आज हमें जो है तैरना सीखना है। इसका उद्देश्य विशिष्ट होता है कि आज जो है हमें कोई नई चीज़ बनानी सीखनी है, कि हम जो है दाल कैसे बनाते हैं या चावल कैसे बनाते हैं। और ना ही इसका जो है कोई इसका कोई जो है ये समय भी इसका कोई फिक्स नहीं होता। तो इसका उद्देश्य वास्तविक, विशिष्ट और जो समयानुसार होता है। समयानुसार का मतलब यहाँ पर है कि जैसा समय पर ज़रूरत पड़ी हमने वैसे ही वो शिक्षा ग्रहण कर ली। मतलब हमें ज़रूरत है कि आज हमें ज़रूरत है कि किस तरीके से हम जो है कि कोई काम करें, कि मान लीजिए हमने साइकिल चलाने की आवश्यकता पड़ी, हमें समय है कि आज हमें साइकिल चलानी सीखनी है। अचानक कि उस समय पर हमें साइकिल चलाने की डिमांड आई, तो हमने उस समय पर साइकिल चलानी सीख ली। हमें लगा कि हमें जो है कि व्यायाम सीखना चाहिए, हमारा विशिष्ट उद्देश्य हो गया, व्यायाम सीख लिया। हमें वास्तविक जीवन में ज़रूरत पड़े कि भाई किस तरीके से खेती बाड़ी होती है, तो हमें जो है वास्तविक जीवन के लिए हमारा उद्देश्य बन गया कि आज जो है हम जो है क्या सीखेंगे कि गन्ना कैसा बोआ जाता है, या किस तरीके से वास्तविक कोई खाना कैसा बनाया जाता है। तो ये जो है इसके जो है अनौपचारिक शिक्षा का जो उद्देश्य होते हैं वास्तविक होते हैं, रियल में जो ज़रूरत है एकदम समय के अनुसार होते हैं। मतलब जो उस समय पर बिल्कुल हमें समय में ज़रूरत है, विशिष्ट होते हैं, मतलब कोई मुख्य चीज़ हमें सीखनी है। लेकिन औपचारिक शिक्षा का उद्देश्य सामान्य होते हैं और आदर्शात्मक होते हैं, जो पहले से
एक निश्चित होते हैं, सामान्य होते हैं और जो उनका एक आदर्श होता है। इसके बाद आपका आता है औपचारिक शिक्षा सामाजिक जीवन की आकांक्षाओं, मान्यताओं, आदर्शों तथा आवश्यकताओं के प्रतीक होती है। मतलब औपचारिक शिक्षा में क्या होता है, समाज के जो जीवन की आकांक्षाएं हैं, जो समाज की मान्यताएं हैं, जो आदर्श हैं और जो समाज की आवश्यकताएं, उनके दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए उस शिक्षा को लिया जाता है, जो औपचारिक शिक्षा होती है। जबकि अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति निहित आवश्यकताओं तथा समस्याओं की जानकारी तथा उनका समाधान होता है। अनौपचारिक शिक्षा में क्या होता है, खुद की जो हमें ज़रूरत है, जो हमारे खुद की आवश्यकताएं हैं या हमारे जो खुद के समस्याएं हैं स्वयं की, तो हम उनके लिए जो है अनौपचारिक शिक्षा के जो है हम लेते हैं। मतलब हम आपने देखा कोई भी चीज़ सीखते हैं तो आप अधिकतर वो चीज़ें सीखते हैं अलग से कि जिसकी आपको ज़रूरत है, ना कि आप ये चीज़ें सीखें कि हमें इससे जो है समाज को क्या फ़ायदा होगा या समाज की क्या आकांक्षाएं हैं। तो ये चीज़ें जो सीखते हैं हम औपचारिक में सीखते हैं, जो समाज से संबंधित होती हैं, जो सामाजिक जीवन से, जो हमारे व्यावहारिक या व्यक्ति के जीवन की आवश्यकताएं हैं या समस्याएं हैं, उनसे संबंधित शिक्षा जो है हम अनौपचारिक शिक्षा के रूप में लेते हैं। अनौपचारिक शिक्षा का क्षेत्र व्यापक होता है। अब अनौपचारिक शिक्षा का क्षेत्र व्यापक होता है, यह नियंत्रित तथा क्रमिक होता है। अनौपचारिक शिक्षा में क्या हुआ कि हमारा क्षेत्र व्यापक है। हम अनौपचारिक शिक्षा में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांवेगिक यानी हर क्षेत्र की शिक्षा लेते हैं और वो एक नियंत्रित होता है उसका क्षेत्र, और एक क्रमिक होता है, एक क्रम के अनुसार लेते हैं। जबकि औपचारिक शिक्षा का क्या क्षेत्र है, यानी जो हमें आवश्यकता पड़ी, आसपास में हमें क्या ज़रूरत है कि हमें जो है आज जो हमें हम समुद्र के किनारे पर रहते हैं तो हमें क्या है, तैरने की आवश्यकता पड़ी, तो हमने क्या हमारा क्षेत्र क्या हुआ कि हमें सिर्फ तैराकी सीखनी है। जबकि औपचारिक शिक्षा में हम तैराकी के अलावा और क्षेत्रों पर भी ध्यान देंगे, हर चीज़ को सीखने की कोशिश करेंगे जिनकी हमें जीवन में ज़रूरत हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा का क्षेत्र क्या होता है, सीमित होता है। जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ के वातावरण, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है वही चीज़, उस चीज़ को हम सीखते हैं, उसका क्षेत्र वहीं तक सीमित हो जाता है। औपचारिक शिक्षा वर्तमान, अतीत तथा भावी जीवन के लिए तैयार होती है। यानी जो हमारी औपचारिक शिक्षा है वो हमारे वर्तमान को देखते हुए, जो हमारा अतीत है उसको देखते हुए, और जो हमारे भावी जीवन है यानी कि जो जिस जीवन को हम जीने वाले हैं, जिनकी हम तैयारी कर रहे हैं, तो उसकी तैयारी के लिए वो शिक्षा हमें दी जाती है कि हमें किस तरीके से जीवन में जो है अनेक समस्याओं से लड़ना है। जबकि अनौपचारिक शिक्षा वर्तमान पर अधिक बल देती है, यानी हमें वर्तमान में क्या ज़रूरत है। अनौपचारिक शिक्षा में हम क्या देखते हैं कि जो हमें वर्तमान में ज़रूरत हुई उस चीज़ को हम सीखते हैं केवल। जबकि हमारे अनौपचारिक शिक्षा में क्या है कि हम अभी से ही हम पढ़ रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं या हम बीएड कर रहे हैं या कोई तैयारी कर रहे हैं, तो हम वो भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, अपने जीवन की तैयारी करेंगे, हम टीचर बनेंगे, अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे। जबकि अनौपचारिक शिक्षा में क्या है कि हमें ज़रूरत पड़ी कि आज हमें कॉलेज जाना है लेकिन हमारे पास कोई वाहन नहीं है, तो हमने आज कोई वाहन चलाना सीख लिया, तो ये क्या हुआ, हमें वर्तमान में आवश्यकता है इसकी। इसके अलावा औपचारिक शिक्षा का पाठ्यक्रम व्यापक, बहुउद्देश्य एवं जीवन में संबद्ध होता है। यानी अनौपचारिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम होता है बहुत व्यापक होता है, बहुउद्देश्य होता है, मतलब जिसके बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। यानी कि कई सारे उद्देश्यों को लेकर कोई पाठ्यक्रम बनाया जाता है और वो व्यापक भी होता है और जीवन से संबंधित करके बनाया जाता है। जो औपचारिक शिक्षा का पाठ्यक्रम है सोच समझ के स्पेशल लोगों द्वारा बनाया जाता है। जबकि अनौपचारिक शिक्षा के पाठ्यक्रम का उद्देश्य सीमित तथा सामाजिक वातावरण हेतु होता है। यानी इसका जो अनौपचारिक शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या होगा, जो हमारा समाज है केवल और जो हमारा आसपास का वातावरण है, तो वहाँ तक ही सीमित होता है इसका पाठ्यक्रम। जबकि आपका औपचारिक शिक्षा का पूरा देश विदेश, ब्रह्मांड, संसार यानी देश, हर चीज़ इस पाठ्यक्रम में सम्मिलित होती है और उसके बहुत सारे उद्देश्य होते हैं जो जीवन से संबंधित होता है। तो यहाँ हमने मुख्य अंतर देखने की कोशिश की। ये अंतर कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो औपचारिक और अनौपचारिक के बाद हमारी जो तीसरी शिक्षा आती है वो आती है निरौपचारिक शिक्षा। निरौपचारिक शिक्षा क्या होती है? वह शिक्षा जो औपचारिक शिक्षा की भांति विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय की सीमा में नहीं बंधी होती, परंतु औपचारिक शिक्षा की तरह इसके उद्देश्य व पाठ्यक्रम निश्चित होते हैं। फर्क केवल इसकी योजनाओं में होता है जो बहुत लचीली होती हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सामान्य शिक्षा का प्रचार प्रसार और शिक्षा की व्यवस्था करना होता है। इसकी पाठ्यचर्या सीखने वालों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर निश्चित की गई शिक्षण विधियाँ व सीखने के स्थानों व समय आदि सीखने वालों की सुविधा अनुसार निश्चित होती है। निरौपचारिक शिक्षा को समझने के लिए जैसे कि आपने देखा, औपचारिक शिक्षा में हर चीज़ सिस्टमेटिक होती है और हर चीज़ समय पे, हर चीज़ का टाइम फिक्स होता है कि कब से कब तक क्लास लगेगी, कब से कब तक ये कोर्स करना है आपको। लेकिन निरौपचारिक शिक्षा में क्या होता है, इसमें जो है
ये होती औपचारिक शिक्षा है, लेकिन इसमें कोई बंदिश नहीं होती कि आपको इस समय ही क्लास पढ़नी है, इस समय से इस समय तक आपको पढ़ना है, या इसमें कोई उम्र की कोई बाउंडेशन नहीं होती। निरौपचारिक शिक्षा जो है एक तरीके से आपका जो है औपचारिक शिक्षा को ही आगे बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सिर्फ इसमें जो है कुछ छूट दे दी जाती है, जैसे कि आपका जो है पाठ्यक्रम, आपकी शिक्षण विधि है और आपका जो पढ़ने का स्थान है, पढ़ने का समय जो है आपके सुविधा अनुसार निश्चित होता है। लेकिन इसकी जो सिस्टमेटिक ढंग से ही होता है ये भी, जैसे कि औपचारिक शिक्षा में हर चीज़ होती है, परीक्षा इस तरीके की चीज़ें, तो सब चीज़ सिस्टमेटिक ढंग से होता है। सिर्फ इसमें समय की कोई बाउंडेशन नहीं होती कि किस समय, किस उम्र में या किस टाइम आपको पढ़ना है। जबकि औपचारिक शिक्षा में सब चीज़ जो है समय से निश्चित समय पर होती है। औपचारिक शिक्षा में कुछ भी निश्चित नहीं होता। ये दोनों को मिला के एक तरीके से आपकी सुविधा अनुसार आप इसे जो है इस तरीके से समझ सकते हैं कि आप औपचारिक शिक्षा को अपने ढंग से प्राप्त कर सकते हैं, यानी अपनी सुविधा अनुसार जिस समय आपको पढ़ना है, जिस टाइम में आपको क्लास लेनी है, तो उसके अनुसार आप पढ़ सकते हैं। और ये आपकी जो लोग औपचारिक शिक्षा को अपनी पूरा नहीं कर पा सकते, तो वो निरौपचारिक शिक्षा के माध्यम से अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके द्वारा उन व्यक्तियों को शिक्षित किया जाता है जो औपचारिक शिक्षा का लाभ नहीं उठा पाए, जैसे वे लोग जो विद्यालय शिक्षा नहीं पा सके, प्रौढ़ व्यक्ति जो पढ़ना चाहते हैं, यानी जो लोग किसी वजह से विद्यालय नहीं जा पाए या जिनकी पढ़ाई बीच में छूट गई, किसी भी कारणवश से, आर्थिक या किसी मजबूरी से, या विद्यालय ना होने की स्थिति में उस एरिया में, तो इस तरीके के लोगों के लिए ये शिक्षा बहुत फ़ायदा पहुंचाती है, लाभ देती है। और जो प्रौढ़ व्यक्ति हैं, यानी जिनकी उम्र अधिक हो चुकी है, किसी कारणवश वे अपनी उम्र में नहीं पढ़ पाए लेकिन अब वो पढ़ना चाहते हैं, तो वो प्रौढ़ व्यक्ति भी पढ़ सकते हैं। कामकाजी महिला, जो लोग औपचारिक शिक्षा में ज़्यादा धन या ऊर्जा खर्च नहीं कर सकती, तो उन महिलाओं के लिए भी एक शिक्षा जो है बहुत लाभदायक है। यानी जो महिलाएं घर में रहती हैं, जो है आप औपचारिक शिक्षा के लिए रोज़ विद्यालय नहीं जा सकती, या मतलब कि ये कोई कोर्स नहीं कर सकती, या दूर पर जहाँ पर उनका घर है वहाँ पर कोई संस्था या इस तरीके की फैसिलिटी नहीं है, तो वहाँ के लिए निरौपचारिक शिक्षा का बहुत बड़ा लाभ है। इस शिक्षा द्वारा व्यक्ति की शिक्षा को निरंतरता भी प्रदान की जाती है। उन्हें अपने अपने क्षेत्रों के नए नए आविष्कारों से परिचर्चित कराया जाता है और तत्कालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रशिक्षित भी किया जाता है। तो निरौपचारिक शिक्षा की हुई जो भी किसी कारण से अपनी जो है औपचारिक शिक्षा को पूरा नहीं कर पाए, कोई भी कारण हुआ, तो उनको लिए जो है ये एक तरीके से औपचारिक शिक्षा को जो है कुछ लचीले गतिविधियों के साथ पूरा करने की एक शिक्षा पद्धति है। अब निरौपचारिक शिक्षा के भी कुछ यहाँ उदाहरण देखते हैं। प्रौढ़ शिक्षा, सतत शिक्षा, खुली शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा, ये सब निरौपचारिक शिक्षा ही हैं के विभिन्न रूप हैं। यानी प्रौढ़ शिक्षा या सतत शिक्षा हुई, या खुली शिक्षा हुई, यानी खुली शिक्षा ओपन एजुकेशन, दूरस्थ शिक्षा या डिस्टेंस एजुकेशन। तो ये सब चीज़ क्या है, निरौपचारिक शिक्षा के रूप हैं। समय के साथ साथ औपचारिक तथा सैद्धांतिक शिक्षा वर्तमान की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करने में असफल रही है, क्योंकि यह शिक्षा को सर्वसुलभ तथा सर्व उपयोगी रूप देने में असमर्थ रही है। अतः शिक्षा की इस सीमा का विस्तार करने के लिए अनेक साधन उपयोग में लाए जा रहे हैं। उन्हीं में से दूरस्थ शिक्षा भी एक महत्वपूर्ण साधन सिद्ध हुई है। कहने का मतलब ये है कि जो औपचारिक शिक्षा है या आपकी जो सैद्धांतिक शिक्षा है, वर्तमान के समय में वो जो है कि हर किसी को जो सर्वसुलभ नहीं हो पाई, मतलब प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुलभता से प्रदान नहीं हो पा रही है। किसी को धन की कमी है, किसी को समय की कमी है, किसी को संस्था नहीं मिल पाती, किसी को प्रवेश नहीं मिल पाता, तो इस तरीके से उनकी शिक्षा अधूरी रह जाती है। तो इन जो आपकी निरौपचारिक शिक्षा में ही एक सबसे आपकी प्रमुख शिक्षा है, वो है आपकी दूरस्थ शिक्षा। इस पे अलग से क्वेश्चन पूछा गया है कई एग्जाम में, और डीएलएड में तो खासकर दूरस्थ शिक्षा के बारे में कई बार पूछा जा चुका है। तो दूरस्थ शिक्षा के बारे में हम स्पेशली यहाँ पर डालते हैं, ये एक निरौपचारिक शिक्षा का रूप है। तो यहाँ पर देखते हैं, दूरस्थ शिक्षा में विद्यार्थी कक्षा में दूर विभिन्न आधुनिक उन्नत संचार माध्यम से स्वतंत्रता अथवा स्वतंत्रता पूर्वक शिक्षा ग्रहण करता है। यानी कि विद्यार्थी जो है अपने घर बैठे या अपनी कक्षा से दूर, अपने विद्यालय से दूर जो है संचार माध्यम यानी अखबार, पत्रिका, टेलीफोन, कंप्यूटर इत्यादि जो भी कम्युनिकेशन के जो भी माध्यम है, उनके माध्यम से स्वतंत्र रूप से और स्वतंत्रतापूर्वक रूप से शिक्षा ग्रहण करता है। विद्यार्थी की यह शिक्षा कक्षा अधिगम की अपेक्षा अधिक व्यावसायिक, स्वतंत्र तथा रोजगार परक होती है। यानी कि जो कक्षा में हम शिक्षा लेते हैं तो उसकी अपेक्षा ये अधिक व्यवसायी नहीं,
या और स्वतंत्र और रोजगार परक की होती है। जैसे उसमें हमें बाउंडेशन होता है कि हमें रोज कॉलेज जाना है औपचारिक शिक्षा में, जबकि इसमें हमें स्वतंत्रता होती है कि हम जब चाहें जब अपने घर बैठे हम कोई भी क्लास पढ़ सकते हैं। व्यावसायिक रूप से भी, यानी हम अपने अपने व्यवसाय भी कर सकते हैं, साथ साथ अपना रोजगार भी कर सकते हैं, और उसके साथ साथ हम ये शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ विद्यार्थी अपनी योग्यता तथा आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम चयन के लिए स्वतंत्र होता है। यानी जो जिसमें हमें रुचि है, जो हमारी योग्यता है, जो जिसकी हमें आवश्यकता है, हम उसी तरीके का कोई पाठ्यक्रम सेलेक्ट करते हैं और इस दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से घर बैठे हम ये शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से विद्यार्थी सामाजिक उच्चता, आय वृद्धि तथा बढ़े हुए उत्तरदायित्व का निर्वाह भी कर सकता है। कहने का मतलब यह है, जो हम औपचारिक शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं किसी कारण से, अपने बिजनेस के कारण से, अपनी किसी और समस्याओं की वजह से, तो उस शिक्षा को हम घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। तो वो होती है आपकी दूरस्थ शिक्षा, उसे बोलते हैं डिस्टेंस एजुकेशन। डिस्टेंस एजुकेशन यानी दूरस्थ शिक्षा का अधिगम, और इसका स्वरूप क्या है? सामान्यतः दूरस्थ शिक्षा एवं मुक्त अधिगम, मुक्त शिक्षा अथवा पत्राचार शिक्षा न तो एक दूसरे के पर्यायवाची हैं और न ही प्रत्यक्ष रूप से एक अधिगम दूसरे का अधिगम। वस्तुतः दूरस्थ शिक्षा अनेक प्रारूपों में अन्य से साम्यता रखती है। दूरस्थ शिक्षा के निम्नलिखित घटक हैं, यानी कि जो दूरस्थ शिक्षा है तो इसके घटक हैं मुक्त अधिगम यानी ओपन लर्निंग, और मुक्त शिक्षक यानी ओपन एजुकेशन। इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। सामान्य शब्दों में मुक्त अधिगम मानव मस्तिष्क की एक अवस्था है। मुक्त शिक्षा अधिगम पाठ्यक्रम तथा अधिगम अव्यू के चयन तथा नियंत्रण में यहाँ जहाँ तक संभव हो सके छात्रों के को स्वतंत्रता प्रदान करती है। यानी मुक्त अधिगम में क्या होता है, ओपन लर्निंग में क्या होता है, हम कोई भी चीज़ जो है स्वतंत्रता पूर्वक सीख सकते हैं। ये दूरस्थ शिक्षा का एक घटक है। दूरस्थ शिक्षा का जो हमारा दूसरा घटक है मुक्त शिक्षा यानी ओपन एजुकेशन। मुक्त शिक्षा एक ऐसी व्यवस्था है जो परंपरागत मान्यताओं के माध्यम से संचालित नहीं होती है। यह ज्ञात रहे कि पत्राचार शिक्षा संस्थानों तथा दूरस्थ शिक्षा संस्थानों का एक मुक्त शिक्षा संस्थान होना आवश्यक नहीं है। ये संस्थान मुक्त शिक्षा की संस्थान भी हो सकते हैं अथवा नहीं भी हो सकते, कुछ सीमा तक भी हो सकते हैं। इस प्रकार के परंपरागत शिक्षण संस्थाएं भी कुछ सीमा तक मुक्त शिक्षा प्रदान करने वाली शिक्षा हो सकती हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई संस्थान यदि मुक्त है तो हो सकता है कि वो नॉर्मल संस्थान ना हो, या वो हो सकता है वो पत्राचार का संस्थान हो, या वो दोनों भी हो सकता है, या दोनों भी नहीं हो सकता। यानी हर कॉलेज में मुक्त शिक्षा है, पत्राचार शिक्षा है या मुक्त अधिगम की जो है फैसिलिटी नहीं होती, और किसी कॉलेज में होती है। तो ये यहाँ पर इनका कहने का मतलब है। तो दूरस्थ शिक्षा के जो ये दो घटक हुए, इसके अलावा आपका आता है पत्राचार शिक्षा, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं करस्पॉन्डेंट एजुकेशन। ये जो है परीक्षा में पूछी गई है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। पत्राचार शिक्षा एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जिसमें मुद्रित शिक्षा सामग्री को डाक के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रेषित किया जाता है तथा अनुसरणीय शिक्षणात्मक संप्रेषण को भी डाक के द्वारा प्रभावी बनाने का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के पाठ्यक्रमों में प्रवेश तथा परीक्षा की प्रक्रिया परंपरागत शिक्षा के अनुरूप ही होती है, अर्थात परंपरागत रूप से सर्वप्रथम शिक्षा की प्रवेश परीक्षा ली जाती है। इसके सफल होने के उपरांत उसे पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाता है, जबकि जब विद्यार्थी का प्रवेश हो जाता है तो उसे अध्ययन सामग्री डाक के द्वारा प्रेषित किया जाती है। अध्ययन अवधि की समाप्ति पर परंपरागत रूप से परीक्षा देनी होती है। यानी पत्राचार शिक्षा क्या होती है, एक तरीके से आपकी जो है औपचारिक शिक्षा का ही एक स्वरूप है। सिर्फ इसमें ऐसा होता है कि आपको रेगुलर क्लास में नहीं जाता। इसमें सबसे पहले जो होता है कि आपको एक जो कोई भी कोर्स करना है तो आपको वहाँ पर जो है एक प्रवेश परीक्षा देनी होगी। वो पास होने के बाद ही आपको उस पाठ्यक्रम में प्रवेश मिलेगा, और आपको उसकी जो सामग्री डाक द्वारा आपके घर भेज दी जाएगी, पढ़ने लिखने की जो भी पुस्तकें हैं। उसके बाद जो है आपको जो एक अवधि है, निश्चित अवधि है, उसके बाद उसकी परीक्षा होती है। उस परीक्षा को आप पास करना पड़ेगा। उसका जो है एक आपको जो है रिजल्ट या आपको जो है प्रमाण पत्र दिया जाएगा। तो एक तरीके से ये जो है पत्राचार शिक्षा में जो है सब चीज़ें आपको घर बैठे डाक द्वारा उपलब्ध होती हैं। किताबें, आपको कोई भी सूचना, आपकी एंट्री, जो भी चीज़ें हैं आप जो है डाक द्वारा कर सकते हैं। लेकिन आपको प्रवेश परीक्षा और आपको मेन परीक्षा देने के लिए अपने सेंटर पर जाना होता है, जहाँ से आप ये पत्राचार शिक्षा के लिए फॉर्म डालते हैं। इसके अलावा जो आपको दूरस्थ शिक्षा में जो है इसकी आवश्यकताएं पूछी जाती हैं। तो दूरस्थ शिक्षा के बारे में हमने जाना है कि जो घर बैठे हम आसानी से कोई भी शिक्षा को हमको अपनी योग्यता, अपने रुचियों के अनुसार लेते हैं, तो वो दूरस्थ शिक्षा हुई।
पत्राचार इसका एक स्वरूप है। इसके अलावा आपका जो है ओपन लर्निंग और ओपन एजुकेशन, इसके जो आवश्यकताएं ये भी पूछी गई हैं कई बार। दूरस्थ शिक्षा की आवश्यकता बताइए। तो दूरस्थ शिक्षा के सफल संचालन एवं व्यवस्था हेतु निम्न तत्वों का सहारा लेना पड़ता है। मुद्रित सामग्री, मुद्रित सामग्री मतलब छपी हुई, यानी कि प्रिंटेड। प्रिंटेड का मतलब यहाँ पर पत्रिकाएं, किताबें, पुस्तकें, अखबार इत्यादि जो आपकी हुई मुद्रित सामग्री हुई। इनके माध्यम से जो है बच्चा जो है अपनी शिक्षण मतलब अपने कोर्स की तैयारी करता है। इसके अलावा जो अगली आपकी जो दूरस्थ शिक्षा की जो के लिए आवश्यकताएं हैं, मतलब जिस चीज़ की, वो है आपको श्रव्य दृश्य सामग्री, यानी श्रव्य दृश्य, श्रव्य मतलब जो सुनी भी जा सके, दृश्य मतलब जो देखी भी जा सके। जैसे कि आपका कोई वीडियो या आपका जो है कि कोई आजकल जो सीडी चल रही हैं जिसमें के माध्यम से आप घर बैठे कोई भी कोर्स किया, कोई भी जिस तरीके से आप योग सीख लेते हैं घर बैठे बैठे सीडी के माध्यम से, तो उसमें जो है बोलकर, चित्रों को दिखाकर आपको कोई भी चीज़ सीख सकते हैं। तो वो क्या हुई आपकी श्रव्य दृश्य सामग्री। अध्ययन समूह, यानी अध्ययन समूह आपका जो ग्रुप, एक ग्रुप बना के आप जो है उसमें आप एक दूसरे से चर्चा विचार विमर्श करते हैं, तो वो क्या हुआ, अध्ययन समूह हुआ। इसके अलावा जो आपका आता है रेडियो तथा दूरदर्शन, आप जानते हैं सबके लिए उपलब्ध होता है। रेडियो पे भी जो है आप अपनी जो शिक्षा संबंधी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, उनके माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। दूरदर्शन पे भी आपके जो शिक्षा संबंधी, एजुकेशन से संबंधित चैनल, उनके माध्यम से भी हम जो है अपने पाठ्यक्रम से संबंधित शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। कंप्यूटर आधारित शिक्षण अधिगम, आजकल वर्तमान में इसका प्रचलन काफ़ी बढ़ गया है। यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, इंटरनेट के माध्यम से आप जो है कंप्यूटर के माध्यम से अपने घर बैठे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो दूरस्थ शिक्षा में क्या हुआ कि हम घर बैठे शिक्षा ग्रहण कर रहे, तो उनकी दूरस्थ शिक्षा के लिए इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। मुद्रित सामग्री, यानी कि जो पत्रिकाएँ हैं और जो आपकी किताबें हैं। दृश्य श्रव्य सामग्री, यानी कि आपकी जो ऑडियो विजुअल सामग्री हैं, जो मतलब इनमें देख सकते हैं या आपको जो है वीडियो दिखाई देती हैं, सुनाई देती हैं। अध्ययन समूह, यानी आपकी ग्रुप डिस्कशन। रेडियो तथा दूरदर्शन के माध्यम कंप्यूटर आधारित शिक्षण, तो इनकी आवश्यकता पड़ती है दूरस्थ शिक्षा में। इसके अलावा जो दूरस्थ शिक्षा के जो आपको आते हैं आगे, दूरस्थ शिक्षा की आवश्यकता है महत्व, परीक्षाओं में ये भी कई बार पूछे गए। दूरस्थ शिक्षा मुख्यतः जीवन के प्रारंभिक समय में शिक्षा न ग्रहण कर पाने वाले व्यक्तियों के लिए दूरस्थ शिक्षा घर बैठे ही उन्हें शिक्षा ग्रहण करने का अवसर प्रदान करती है। यानी जो जीवन के प्रारंभिक समय में या जो पढ़ाई के समय पर अपनी शिक्षा किसी कारणवश नहीं कर पाए, तो वो अपने घर बैठे ही अपनी शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। रूढ़िवादी प्रणालियों के कारण शिक्षा न ग्रहण कर पाने वाले व्यक्तियों के लिए शिक्षा में अवसर प्रदान करते हैं। यानी जो कुछ कहीं समाज ऐसा है कि जहाँ पर शिक्षा का विरोध था किसी कारणवश, वहाँ पर कोई शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाया, यानी कोई रूढ़िवादी जो प्राचीन परंपराएं उनके कारण शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाया, तो वो व्यक्ति भी इस दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर सकता है और शिक्षा का अवसर प्रदान मिलता है उसे। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड एवं उत्तराखंड इत्यादि में शिक्षा की स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। इन राज्यों में दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से सुधार लाया जा सकता है। यानी आज भी जो है हमारे प्रदेश में जो है लोगों को जो पूर्ण रूप से जो है पूरी शिक्षा नहीं कर पाते किसी वजह से, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा महंगी है, प्राइवेट कॉलेज ज़्यादा हैं, सरकारी इतने कॉलेज नहीं हैं, और सामाजिक स्थिति यहाँ की कुछ चिंताजनक है। तो इसलिए जो है यहाँ की शिक्षा में जो लोगों की शिक्षा अधूरी रह जाती है, वो दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से अपनी शिक्षा पूरी कर सकते हैं। वह क्षेत्र जहाँ पर शैक्षिक संस्थान उपलब्ध नहीं है, वहाँ विद्यार्थी दूर शिक्षा के माध्यम से ऐच्छिक पाठ्यक्रम में प्रवेश पाकर शिक्षा को पूर्ण तथा उपयोगी बना सकते हैं। यानी कि जो आप करना चाहते हैं वहाँ पर उस चीज़ का संस्थान नहीं है, वो विद्यालय नहीं है उस तरीके का, तो आप जो है दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से उस पाठ्यक्रम को अपने घर बैठे कर सकते हैं, उस कोर्स को अपने घर बैठे दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से कर सकते हैं। ये तो दूरस्थ शिक्षा की आवश्यकता और महत्व। इसके बाद जो दूरस्थ शिक्षा के गुण पूछे जाते हैं परीक्षा में, गुणों पर भी हम एक नज़र डालते हैं। यह विद्यार्थी के प्रवेश में सरलता एवं विभेदीकरण की आवश्यकता की पूर्ति करती है, यानी विद्यार्थियों को प्रवेश जो है सरलता से मिलता है। दूरस्थ शिक्षा आधुनिक समय में शिक्षा की लगभग सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहायक है। यानी जो भी हमारे आधुनिक समय की शिक्षा है उसकी जितनी भी हमें आवश्यकता है किसी प्रकार की, तो वो जो है आधुनिक समय में सारी शिक्षाओं को जो है दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। यह विद्यार्थी में समान प्रत्यय का विकास करती है, यानी प्रत्येक विद्यार्थी को समान
रूप से जो है कोई भी हम जो है शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, किसी भी तरीके की हम किसी भी कंसेप्ट की जो है हम शिक्षा ले सकते हैं। दूरस्थ शिक्षा सेवारत व्यक्तियों के लिए नवीन शिक्षा के विभिन्न आयामों को स्थापित करती है। यानी सेवारत जो लोग पहले से किसी सर्विस पे हैं, कोई किसी विभाग में है, कोई किसी विभाग में क्लरिकल में है या कोई टीचिंग में है, वो अपने प्रमोशन के लिए अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहता है या अपनी रुचि के लिए कोई अन्य पाठ्यक्रम करना चाहता है, उस दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से उस सेवा में लगे हुए भी किसी सरकारी या प्राइवेट सेवा में करते हुए भी आप जो है उस शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। ये भी एक दूरस्थ शिक्षा का गुण है। इसके अलावा इस शिक्षा को प्राथमिक से लेकर उच्च स्तर तक की शिक्षा में प्रयोग किया जाता है। यानी ये प्राथमिक से लेकर उच्च स्तर तक की शिक्षा के माध्यम से हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ये इसका महत्वपूर्ण गुण है। यह भी भारतीय संविधान के उद्देश्य तथा आशाओं को भी पूर्ण करने में सहायक है। भारतीय संविधान के उद्देश्य और आशा है कि सब पढ़ें सब बढ़ें, यानी समानता का अधिकार। तो इसको इस तरीके से इसका जो उद्देश्य है हमारे भारतीय संविधान का, इसे पूर्ण करने के लिए दूरस्थ शिक्षा जो है एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। यह विद्यार्थी के धन, समय, गति तथा गति का सदुपयोग करती है। आप जानती हैं विद्यार्थी के धन, समय तथा गति का जो है सदुपयोग करती है। ये धन भी बचाती है और हमारा समय भी बचाती है और जो है हमारे जो है गति भी हमारी बनाए रखती है। तो दूरस्थ शिक्षा के ये यहाँ पर हमने गुण देखे, ये कई बार परीक्षा में आपसे पूछे जा गए हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं। दूरस्थ शिक्षा की आवश्यकताएं, महत्व, तो ये आज का आपका टॉपिक हुआ, इसका आप रिवीजन कीजिए। ये मैं समझता हूँ कि आज काफ़ी आप इसका रिवीजन कीजिए, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।